इनको संघी जो प्रचार करते हैं कि 84 के दंगे कांग्रेस ने कराए, वो ये नहीं बोलते कि हिंदुओं ने कराए। उसके बाद में जो गुजरात का दंगा हुआ वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, मतलब गोधरा हुआ, उसकी प्रतिक्रिया गुजरात की दंगल हुई। मगर कश्मीर में जो दंगा हुआ वो मुसलमानों का किया दंगा हुआ। तो भैया मुसलमान भी तो मारे गए इतने सारे। और दंगा अगर है किसी ने करवाया हुआ तो वो तो भाजपा ने करवाया हुआ। अभी दिल्ली के दंगे में कल ही सुप्रीम हाईकोर्ट ने नोटिस तामील किया है। उसमें सबसे पहला सारे न्यूज़पेपर में आप देख लेना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर एंड कंपनी ऐसा नाम लिखा हुआ है, यानी उनके उनके जो नेता है उनके नाम लिखे हुए। मगर हेडलाइन कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। वो कहाँ नफरत फैलाने गए थे? उन्होंने कौन सी नफरत के बयान दिए? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश में कई किस्म के वाकयात हो रहे हैं, कई किस्म के बयानात आ रहे हैं। खास तौर पर जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके नतीजे जिस तरह से आए हैं उसके बाद बहुत ही ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को कुछ काम करने की बहुत जल्दी है। इस जल्दबाजी में कई किस्म की चीजें आ रही हैं। एक तो वेंकैया नायडू जी ने कह दिया कि शिक्षा का भगवाकरण हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि मीडिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है, लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में बता करके, और बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकता है मीडिया। वो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्या कुछ है, वो किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, वो बहुत ही समझने की बात है। इधर जिस चीज का इंतजार था चुनाव के नतीजों के बाद में, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। और उस तरफ महाराष्ट्र में देखें तो उद्धव ठाकरे के ब्रदर इन लॉ, उस पर ईडी ने छापे मारे हैं। ईडी के छापों की तादाद काफी बढ़ गई है, ऐसी भी कुछ खबरें हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में होते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया। नमस्कार। आप बताइए कि क्या कुछ जल्दबाजी है, सरकार और बीजेपी क्या कुछ करना चाहती है इतनी तेजी से? ऐसा लगता है कि कोई करिकुलम है उनके पास जिस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, ये बेचने में, विध्वंस में, उपद्रव करने में तेजी दिखाते हैं, बाकी इसमें कोई तेजी नहीं है। बाकी क्या तेजी है इनके पास में? किसी काम की तेजी नहीं है। आपने कभी देखा है कि किसी पब्लिक हित के निर्णय में इन्होंने तेजी दिखाए? कभी नहीं दिखाए। 370-80 दिन किसान बैठे रहे, कोई तेजी दिखाए इन्होंने? नहीं दिखाए। इनको 750 किसान मर गए, उसके बारे में कभी नहीं मोदी जी को समझ में आया कि किसान मेरी वजह से मर गए। उनको 89 जो वहां मर गए, कश्मीर में पंडित मर गए, उनके बारे में रोना आ रहा है। सर, रो रहे हमारे प्रधानमंत्री, कितने भावुक है हमारे प्रधानमंत्री कि वो 89 ने वो पंडितों के लिए रोते हैं, मगर 1635 वहां मुस्लिम और सरदार और बाकी अन्य धर्मीय मारे गए, उसके लिए नहीं रोते हो। तो ये सिलेक्टेड रोना, सिलेक्टेड तेजी, सिलेक्टेड काम, ये सब आरएसएस की बहुत अच्छी देन है। और ये सिलेक्टेड ही काम करते हैं, ऐसे जनरल के लिए नहीं होता है। जैसा उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ और 2 लोगों का विकास। बोला तो था सबका साथ सबका विकास, मगर उनको करना था 2 लोगों का विकास, क्योंकि हम 2 और हमारे 2 की सरकार है, तीसरा उसमें कोई आ नहीं सकता। उसमें तीसरा में यशोदा बेन भी नहीं आ सकती। तो इतना वो स्ट्रिक्ट तरीके से अपने रूट पर चलते रहते हैं, और आप बोल रहे तेजी से काम कर रहे। आप बताइए कहाँ कर रहे? नहीं, आप देखिए, अपना उनका जो भी प्रोग्राम तय है उस पर तो तेजी से काम कर रहे हैं साहब। भगवाकरण की बात उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं। क्या उनका जो अपना एजेंडा है उस पर तो वो तेजी दिखाई रहे हैं ना। मेरा मतलब वो कहने का था, चूंकि उधर महिलाओं को जिनके साथ इनकी बड़ी हमदर्दियां हैं, वो गैस के कीमत भी बढ़ा दी है, 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दी है। तो अब बहरहाल अपना जो काम करना चाहते हैं, या 2 के लिए 2, वो जो कहा ना, हम 2 हमारे 2, उस पर तो अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है सब। देखो, जो जिनका वेंकैया नायडू का जी का आपका नाम लिया है, वो वेंकैया नायडू तो लाभार्थी है ना। आपको पहले ही बताया था कि कोरोना उसका जो मॉडल है, गुजरात मॉडल, मतलब 30% लाभार्थी, 30% वो थे
आश्चर्यचकित लोग और 40% भयभीत ये गुजरात मॉडल है। तो उस गुजरात मॉडल के सबसे बड़े लाभार्थी यही है। इनके दामाद को 1.46 लाख हेक्टर जमीन को दे दी। 1,46,000 हेक्टर जमीन किसी नेता को दी गई, उसके दामाद को दी गई, 1 रुपए के दाम से, 1 रुपए हेक्टर के दाम से। यानी देश का उपराष्ट्रपति जो कल राष्ट्रपति भी बन सकता है, उसने अपने घर में खुद ही सब कुछ भर लिया है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, लाभार्थी जो लाभार्थी है वो लाभार्थी स्वयं वो है। अच्छा, वो भी लाभार्थी है जो 5 किलो बेचारा अनाज ले रहा है, वो भी तो लाभार्थी वाली लिस्ट में आता है। हाँ, वो भी लिस्ट में आता है। तो ये लाभार्थी, बड़े लाभार्थी जो है उनके नाम, जैसे आपको पिछले वक्त मैंने बताया था कि इस देश की जो 67% प्रॉपर्टी है 57 परिवारों के पास में है। इस देश का जो पैसा लेके भाग गए 25 परिवार 10 लाख करोड़ लेके भाग गए। तो ये लाभार्थी तो है। कुछ 5 किलो वाले लाभार्थी है, तो कुछ करोड़ों अरबों खरबों वाले लाभार्थी है। तो लाभार्थी है, ये 30% में लाभार्थी आते हैं। नया मॉडल तो उसका हम जैसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वैसे बताएंगे। मगर आपको एक बता देता हूँ कि ये वेंकैया नायडू लाभार्थी है। ये कभी विज्ञान की पढ़ाई नहीं बोलेंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे नहीं बोलेंगे, ये भगवा पढ़ाएंगे, क्योंकि इनको देश को 5000 साल पीछे ले जाना है। आगे ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन तो है नहीं। जैसे कितने सारे मुस्लिम देशों के पास में 1400 साल पहले ले जाना है। उनको डर दिखाना है कि 1.5 करोड़ जो जू है, ईसाई है, जो जूस है इजरायली, उनसे 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को खतरा है। उसी तरीके से हमारे देश में एक भय है व्याप्त कि 90 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से खतरा है। तो ये खतरा दिखाना और ये उसके आड़ में जो चलते रहते हैं धंधे, वो ये धंधे हैं। और खतरा कैसे निर्माण करते हैं, मतलब मोदी जी का आश्चर्य लगता है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री है और इस तरीके की भाषा पार्लियामेंट में बोलते हैं। उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए पार्लियामेंट में कि महात्मा गांधी की दुनिया को पहचान एटम बरो की गांधी पिक्चर से हुई। और मुझे समझ में नहीं आता कि जो महात्मा गांधी जिस वक्त उनको मारा गया था, उनका हत्या हुई थी, उस वक्त 147 देशों के प्रमुखों ने उनको कंडोलेंस दिया था। सर, 157 देशों में जिस व्यक्ति के पुतले लगे हुए हैं, बराक ओबामा से लेके नेल्सन मंडेला तक, सब बोलते हैं कि हम गांधीवादी है, हम गांधी के विचारों पे चलते हैं। उस गांधी की पहचान हमारा प्रधानमंत्री झूठलर ये बोलता है कि भाई उनकी पहचान वो पिक्चर के माध्यम से हुई। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई चल रही है कि गांधी रहेगा या गोडसे रहेगा, कौन सा विचार रहेगा, ये विचारों की लड़ाई का द्वंद्व है। और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि हर वक्त जो निकलता है मोदी जी के मुंह से निकलता होगा या तड़ीपार शाह जी के मुंह से निकलता होगा, वो गोडसे निकलता है, वो गांधी नहीं निकलता। गांधी दिखाई देता है पिक्चर में, निकलता है गोडसे। दूसरा उनका स्टेटमेंट था कि कश्मीर फाइल के पिक्चर के वजह से मुझे कश्मीर समस्या कितनी भयावह है वो पता चली। बच्चे, मैंने सुना कि बच्चे बाहर आके रोते हैं, किसानों के लिए नहीं रोए, दलितों के लिए नहीं रोए, आदिवासियों के लिए नहीं रोए, वो अपने बाप के लिए नहीं रोए, अपनी खेती के लिए नहीं रोए, जिसको खुले पशु चर के खा रहे हैं उनके लिए नहीं रोए, मगर वो कश्मीर के पंडितों के लिए रो रहे, और वो भी उन 90 पंडितों के लिए रो रहे। 1635 अन्य धर्मीय मारे गए, उनके लिए नहीं रो रहे। अगर ये जो सिलेक्टिव रोना है, और प्रधानमंत्री जी 7 साल से है, मेरे ख्याल से 7 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, तो 7 साल में भी कश्मीर इशू समझ में नहीं आया। हालांकि 370 हटा दिया, वहां पूरी शांति ला लिया उन्होंने, अब कोई मरता नहीं है, अब सारे तरफ वहां उद्योग ही उद्योग। आप कश्मीर गए कि नहीं? इतने में कश्मीर जाना चाहिए। आपको पता नहीं है, जैसे ही कश्मीर में आप एंट्री करोगे तो जिसको जन्नत बोला जाता है वो इंडस्ट्रियल हब हो गया है। चारों तरफ से नौकरी आ रही है, पकड़ पकड़ के ले जा रहे बाहर के लोगों को, कि आओ नौकरी करो, यहाँ हमारे यहाँ लोग नहीं है काम करने के लिए। तो इतनी संपन्नता वहां आ रही है। ये कश्मीर फाइल उनको उस वक्त नहीं पता चला, जब तक पिक्चर नहीं देखा। उनको तब तक लग रहा था कि यहाँ सारा बहुत अच्छा हो रहा है। अब पता चल गया है, समझ में आ गया कि 370 हटाने से कश्मीर समस्या हल तो हुई नहीं, वहां का आतंकवाद रुका नहीं, वहां की सैनिकों की बेवजह जो हत्या हो रही है वो रुकी नहीं है। तो उसका क्या जवाब हो सकता है? तो फिर कर दो।
कि 89 में उनके गवर्नर थे जगमोहन जी, 89 में रथ यात्रा निकाल रहे थे, वडवानी जी थे। सरकार उन्होंने पंडितों के लिए नहीं गिराई, वो आरक्षण मंडल के लिए मंडल भी लाया, तो उसके लिए उन्होंने रथ यात्रा क्यों रोकी गई समस्तीपुर में, उसके लिए सरकार गिराई। पंडितों का इतना ही अगर आपको ये था तो भाई सरकार गिरा देते हैं। पंडितों की हो पलायन तो हो रहा था, और वो जो गवर्नर थे जो पंडितों की यानी पलायन करवा रहा था, हत्या करवा रहा था, मस्जिदों में जब ऐलान हो रहा था कि यहाँ के पंडितों को भगाओ, हम इनको मारेंगे या भाग जाओ आप, वो ऐलान ऐलान हो रहा था मस्जिदों से, तो उस मस्जिदों में जो बैठे हुए पाकिस्तानी लोग थे या पाकिस्तानी आतंकी थे, उनको नहीं पकड़ रहे थे। ये वहां के मुस्लिमों को शत्रु बनाने के लिए पंडितों को बता रहे थे कि मैं इनको मारूंगा, लाखों लोगों को इनको मार दूंगा, आप यहाँ से भाग जाओ। ये सब जगह है। खच्चर का जो आयोग गया था उसमें है, वहां के जो बदरुद्दीन थे जो चीफ जस्टिस थे उनके इसमें है, तौलीन सिंह जी भी ने यही बोला है, जितने लोग गए होंगे देखने के लिए सबने यही बोला है, और इसी तरीके से बात हुई है। तो उसमें अनुपम खेर ने भी वही बोला है। 10 साल पहले तक अनुपम खेर भी वही बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमानों को साथ में रहना चाहिए, पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। मगर आज वहां आतंकवाद फैला रहे, वो मुसलमान फैला रहे थे। ऐसा आज अब तो अनुपम खेर ये कह रहे हैं रिपब्लिक टीवी के डिबेट पर, और एक से ज्यादा बार एक बात कही है उन्होंने, अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में जो हिंदू इस फिल्म को देखेंगे, कश्मीर फाइल्स को, वो ये महसूस करेंगे कि जो कुछ कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। यानी ये बाकायदा ये तैयार करने की कोशिश के जहां भी आसपास जो भी मिले उसको मार दो, काट दो, इसके अलावा और क्या मतलब है इसका? तो ये क्या कुछ अभी क्या कोई बहुत बड़ा नरसंहार, चूंकि आपको मालूम है कि एक विदेशी संस्था ने बाकायदा कहा था कि ये जेनोसाइड हो सकता है भारत में, क्या उसी की तैयारी का हिस्सा है? देखो, अभी इस देश का मुसलमान बहुत समझदार हो गया, तो किस वक्त प्रतिक्रिया देना और किस वक्त नहीं देना ये समझने लग गया है। बहुत सारी चीज लोग नहीं समझते क्योंकि उसमें भी मुसंगी बैठे हुए हैं जो हिजाब पर बवाल खड़ा करते हैं। मगर किसी इलेक्शन में किसी राज्य के 5 राज्यों के चुनाव में हिजाब मुद्दा नहीं था, वहां मुद्दे और थे, और तरीके के मुद्दे थे, संगठन भी मुद्दा था एक, मगर हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा वहां नहीं बन सका। इनको संघी जो प्रचार करते हैं कि 84 के दंगे कांग्रेस ने कराए, वो ये नहीं बोलते कि हिंदुओं ने कराए। उसके बाद में जो गुजरात का दंगा हुआ वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, मतलब गोधरा हुआ उसकी प्रतिक्रिया गुजरात की दंगल हुई। मगर कश्मीर में जो दंगा हुआ वो मुसलमानों का किया दंगा हुआ। तो भैया मुसलमान भी तो मारे गए इतने सारे, और दंगा अगर है किसी ने करवाया हुआ तो वो तो भाजपा ने करवाया हुआ। अभी दिल्ली के दंगे में कल ही सुप्रीम हाईकोर्ट ने नोटिस तामील किया है, उसमें सबसे पहला सारे न्यूज़पेपर में आप देख लेना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर एंड कंपनी ऐसा नाम लिखा हुआ है, यानी उनके जो नेता है उनके नाम लिखे हुए। मगर हेडलाइन कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। वो कहाँ नफरत फैलाने गए थे, उन्होंने कौन सी नफरत के बयान दिए? मगर सवाल ये है कि हमको देखना ही सरबराती घोड़े जैसा है, तो कोर्ट भी उसी तरीके से बोलने लग गया। जैसा आपको पता होगा कि कभी हम सुनते थे, कभी हमने देखा था कि हमारा पेट्रोल और सरकार से फ्री हो गया, हमारा डीजल, हमारी गैस सरकार से फ्री हो गई। अगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि चुनाव तो भाजपा लड़ रही थी, और 137 दिन जब युद्ध चलना शुरू हो गया था, मैं उसी पर आने वाला था। मैं खास तौर पर मैं यही समझना चाहता हूं आपसे कि ये जो कीमत बढ़ाई जाती है वो इलेक्शन के दौरान कहां चली जाती है कंपनियां, क्या कुछ है ये, यानी ये जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म सरकार बताती है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट जैसे फ्लक्चुएट करेगी वैसे रेट कम ज्यादा होते रहेंगे, अब तो कई महीने के बाद ये रेट बढ़े हैं, आखिर इसमें क्या कुछ नजर आता है? आप क्या देखते हैं इसको? आपने कम होते हुए देखा क्या रेट? कभी ऐसा होता है जैसे कहते हैं ना कि 2 रुपए बढ़ा करके 10 पैसे कम कर दिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। पढ़ाने के बाद में जब बवाल होता है, जब 20 पैसे कम करते, वो नहीं, फ्लक्चुएशन के हिसाब से कम होते हुए देखा क्या आपने? नहीं, कभी कम नहीं किया।
कोरोना में पेट्रोल के जो डीजल के जो कच्चे तेल के दाम थे वो 40 रुपए से नीचे आ गए थे। हाँ, $40 से नीचे। क्रेडिट पे उठाने की बात कर रहे थे, तो उस हिसाब से उस वक्त पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम तो 30-35 रुपए बाबा रामदेव जो बोल रहे थे अरे साहब, मुझे उस वक्त याद है, अमेरिका में कुछ तेल कंपनियां स्टॉक की जगह ना होने की वजह से तेल ले जाने वालों को उल्टा पैसा दे रही थी। हाँ, रिवर्स पेमेंट पर दिया जा रहा था, यानी फ्री भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ। ठीक है ना। तो अब ये मुझे बताओ कि वो हो रहा था दुनिया में क्योंकि ओपन मार्केट है, अमेरिकन मार्केट ओपन मार्केट है, वो दुबई मार्केट ओपन मार्केट है, मगर हमारे तरफ हमारा कहना है ओपन मार्केट है। जैसा हमारा सबका साथ वाला मॉडल है, वैसा ये ओपन मार्केट वाला भी मॉडल है, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनियां भी चुनाव लड़ती। मोदी जी का जैसे जमाना आ गया तो ओएनजीसी हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, भारत पेट्रोलियम हो, ये सारे के सारे चुनाव लड़ती है। ये कोई अपनी कंपनी करके थोड़ी चलाती है। तो आपने देखा होगा कि 137 दिन 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ा, और आप ऐसे हमारी चर्चा हो रही थी तो आप बोल रहे थे कि बहुत 1 रुपया 60 पैसे ही बढ़ा। आपको बता देता हूँ, विश्वास रखिए, 17 रुपए से 25 रुपए तक महंगा होगा पेट्रोल डीजल। आप बिल्कुल विश्वास रखिए। मोदी जी पर विश्वास नहीं है आपका, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप पूर्ण रूप से मोदी जी पर विश्वास नहीं रखते। उन्होंने अगर बोला है तो बिल्कुल बढ़ेगा, हम टैक्स नहीं कम करेंगे। आपको पता है कि पेट्रोल का मूल दाम है 30 से 35%, और उसपे टैक्स जो लगता है वो 65 से 70% टैक्स लगता है। तो टैक्स कम थोड़ी करेगी सरकार। सरकार बोलती है जीएसटी का जो हमने उगाही कर लिए है वो रिकॉर्ड है, पिछले साल की तुलना में 30% 40% हमने उगाही ज्यादा कर ली। टैक्स सारे के सारे सेंट्रल के पास जमा हो रहे, सारे राज्यों को भिखारी बना दिया। राज्यों के पास में मात्र पेट्रोल का टैक्स और पेट्रोल डीजल का टैक्स और दारू का टैक्स, ये 2 टैक्स छोड़ के कोई राज्य को इनकम नहीं बची है किसी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी भी लाया गया था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फायदे के लिए लाया गया था, स्टेट सरकारों को भिखारी बनाने के लिए लाया गया था, जिसपे बहुत आज ही रात को प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बड़ी भरपूर तकरीर की थी। क्या वो भी बाकी सभी स्टेट्स को भिखारी बना करके केंद्र सरकार को मजबूत बनाने का काम था? देखो हमारे देश की विरोधी पार्टियां मर गई है, जनता विरोध करेगी तो ही विरोध है, नहीं तो जीएसटी जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने तय किया था उसके बिल्कुल विपरीत आया जीएसटी। 7 स्लैब करके जीएसटी आया और सारा का सारा इनकम उनके पास में सेंट्रलाइज कर दिया। तो सेंटर का फायदा नोटबंदी से भी हो गया, जीएसटी से भी हो गया, कोरोना से भी हो गया, पीएम केयर फंड से भी हो गया, हर चीज से सेंट्रल का फायदा हो गया। राज्य और जनता इनका सब जगह शोषण ही हुआ है, नुकसान ही हुआ है, ये आप समझ लो। सर रिजर्व बैंक से भी बहुत बड़ी रकम ली गई थी, जो रिजर्व पैसा होता है उसमें से भी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया था। यह आखिर सारा पैसा जीएसटी अपने आप में बहुत बड़ी इनकम का रास्ता है। और वह पीएम केयर की और उसकी तो बात भी ना करो, क्योंकि उसके लिए तो बात करने का हमें आपको हक ही नहीं है, ना आरटीआई डाल सकते ना हिसाब पूछ सकते। तो आखिर ये सारा पैसा कहां जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहां लेके जा रही है? जाता कहां है? ये 10 लाख करोड़ रुपए लेके जो भागे वो किसका पैसा था? ये जो भाग रहे हैं, बैंक को करप्ट करके भाग रहे हैं, ये किसका पैसा है? आपको पता है एयर इंडिया बेच दिया 17,000 करोड़ रुपए में, बराबर है? एयर इंडिया की नेकलेस रोड पर की जो बिल्डिंग है मंत्रालय के पास की, उस बिल्डिंग की कीमत ही 55,000 करोड़ रुपए वैल्यूएशन निकाला है। एक बिल्डिंग उसकी कीमत 55,000 करोड़ रुपए है, उस पूरा एयर इंडिया 17,000 करोड़ में बेच दिया। क्योंकि उनको वो जो मोदी महल बनाना है उसमें योगदान है टाटा जी का, और टाटा जी ने उसमें जो योगदान दिया है उस योगदान की कीमत है कि एयर इंडिया बिना कोई ब्रीड मंगाए, बिना कोई ढंग से उसकी कोई ये किए बिना, प्रोसीजर किए बिना दे दिया। जैसे अडानी को सारे पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सब लोग बताते रहे कि ये ब्लैक लिस्टेड है, इसको नहीं देना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये किसी की सुनते नहीं है। आप बोल रहे पैसा कहाँ गया? ये कहां से जा रहा है पैसा? कहां जा रहा है? सीधा सीधा दिख नहीं रहा है। वर्ल्ड के 10 नंबर में थे, अडानी जी आ गए हैं, अंबानी जी आ गए हैं, जिसका कहीं नाम निशान नहीं था। 100 में नहीं था अडानी, और वो अभी 10 में आ गया और 5 में आने की कगार पर है अभी। ये कहां से आ गया? पैसा कहां गया आप पूछ रहे हो? पैसा वहां गया, उनके पास में गया पैसा।
ये 10 लाख करोड़ लेके भागने वाले किसका पैसा लेके भागे? वहां गया पैसा। पैसा आपसे उगाही करना एकदम निरंतर चालू है और ये चालू अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ तो पैसा लेकर के अपने दोस्तों को ऐसे भेज दिया जा रहा है आपके मुताबिक। अभी ये जो ईडी के जरिए महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ हो रहा है। ईडी तो इनकी एक तरह से कमाऊ एजेंसी है, पैसा निकालती है और सरकार को ला करके दे देती है। आखिर ये वाला क्या सिलसिला है? ईडी काफी एक्टिव नजर आ रही है। ईडी का मैंने सुना हूं, कहां तक सच है मुझे नहीं पता, मगर अगर आपको घोटाला करना है तो 5% ईडी का बांध दीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ईडी के जो एक्टिवनेस है वो 25 गुना बढ़ गया, 25 गुना। मतलब एक्सटॉर्शन एजेंसी हो गई है। आपने कभी सुना होगा, हर वक्त सुनते थे हम कि मार्च महीना आ गया इसलिए सरकार में चालान करना चालू कर दिया है, सरकार के डिपार्टमेंट ने वसूली रेवेन्यू की शुरू कर दिया है, एक्साइज ने अपना अकाउंट पूरा करना शुरू कर दिया है। तो मार्च महीने में ये लूट शुरू होती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये डाकू है, ये लुटेरे है या सरकार है, क्या है? प्लीज खड़े होके मार्च का बैकलॉग पूरा कर दिए। अरे साहब, आम आदमी बिल्कुल ऐसा महसूस करता है। मैं तो नई दिल्ली के उस इलाके में रहता हूं जहां के बारे में पूरे देश में ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी कानून व्यवस्था, सब कुछ सबसे अच्छी होनी चाहिए। यहां भी सड़क पर निकलते हुए घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही अचानक पुलिस वाला हाथ दे करके और चालान काटने की कोशिश करता है। यहां आमतौर पर ये मैं दुनिया भर के दर्शकों को बता रहा हूं ये महसूस होने लगा आम आदमी को कि बिल्कुल इसकी देरी है कि एक यूनिफॉर्म वाला आदमी आपको रास्ते में कहीं भी रोके, घूंसा मारे और आपकी जेब से पैसा लेके चला जाए। लेकिन वो चूंकि यूनिफॉर्म में है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। तकरीबन ऐसी हालत हो गई ये जो कोरोना में चालान का सिलसिला, उसके अलावा छोटी छोटी चीजों पर चालान करते रहने का। तो ये बहरहाल एक आम आदमी परेशान तो है। नहीं, देखो आपको पता होगा पिछले सेशन में 250 लोग इन्होंने चाइना में ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, आरएसएस के लोग। ये वर्दी की दहशत क्या होती है वो चाइना से बेहतर तो कोई सिखा नहीं सकता। तो इन्होंने वर्दी की दहशत वहां से सीख ली। अब सरकारी महकमे एक्सटॉर्शन का काम करती है। सरकारी महकमे कानून व्यवस्था लागू करने का काम नहीं करती। सरकारी व्यवस्था कानून सुव्यवस्था को बनाने का काम नहीं करती। इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स लेने का काम नहीं करती है, या एक्साइज वाले या ये सारे लेने का काम नहीं करती कानूनन। ये गैर कानूनन आपसे कितना वसूल किया जा सकता है, किस तरीके से वसूल किया जा सकता है, उसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग ले रहे। अरे साहब, अभी मुझे याद आ गया आपके बात करते करते कि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले पुलिस वालों को काम कैसे करना, क्या करना, ये भी बताया है। उसमें क्या आपकी वाली बात जो है वही आगे बढ़ रही है? क्या कुछ है, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने और आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था कि आप वर्दी वाले गुंडे जैसा काम मत करो, मतलब गुंडई से काम मत करो, व्हाइट कॉलर जैसा आप वसूली करो। तो कैसा होता है कि एक उसमें एक बात जो खास मुझे याद आती है, अभी पिछले हफ्ते की बात है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को आप परेशान मत करो, लेकिन जो उन्हें उकसाते हैं, जो भड़काते हैं, यानी जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को सड़क पर लाने की बात करते हैं, जो अपने अधिकार की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उनको आप मत छोड़ो। तकरीबन उनके कहने का मकसद ये था। आप उसको कैसे देख रहे हैं? मतलब मोहम्मद अहमद काजमी जी को नहीं छोड़ो, अविनाश धैर्यशील काकड़े को मत छोड़ो, इनको नहीं छोड़ना है। उन्होंने बता दिया, क्योंकि हम बताते हैं ना कि लूट कैसे हो रही है, हम बताते हैं कि गलत कैसे हो रहा है, हम ये बताते हैं कि कानून क्या है और उसको तोड़ा कैसे जा रहा है, ये हम बताते हैं। इसलिए देखो, उनको किसी विरोधी सरकार से, विरोधी पार्टी से किसी को जिंदा नहीं रहने देना है। तो विरोध करने वाले हम लोगों को कैसे रखेंगे? आपने देखा होगा कि श्रीधर पाटन करके यहाँ छापे पड़े जगह पर, सारा प्रॉपर्टी जब्त हो गई। हमारे यहाँ शरद पवार जी ने बोला था कि एक आदमी पर कितने छापे पड़ सकते हैं। 500 करोड़ से लेके शुरू हुई थी अनिल देशमुख पर छापों की कार्रवाई, 5 करोड़ पर आके थम गई कि 5 करोड़ भी नहीं मिला उनको ढंग से। तो मिलता कुछ नहीं है।
मगर इतना बदनाम करने का प्रयास करते, इतना बदनाम करने का प्रयास करते कि जनता में इमेज चली जाती है। आपने देखा होगा बोफोर्स में इतनी सरकारें आई, किसी ने बताया कि राजीव गांधी को कितना पैसा मिला, किस तरीके से चोरी हुई, बताया किसी ने? नहीं हुआ। इस पे कमेटियां बैठी, पार्लियामेंट कमेटियां बैठी, जुडिशियरी इंक्वायरी बैठी, राफेल पे क्यों नहीं बैठती? क्योंकि विरोधी कमजोर है। जिस तरीके से उन्होंने हंगामा किया और चारों तरफ फैला दिया था, उस तरीके से जैसा अन्ना आंदोलन 10 दिन में उनमें जनता में फैला दिया था, बच्चे बच्चे के मुंह में था, वैसा ये आंदोलन जो था किसानों का आंदोलन, ये तो किसानों को अभी तक पता नहीं चला है। नहीं तो ये जीतते क्या? जिस तरीके से इन्होंने किसानों के विरोध में कानून बनाए थे, वो जीतते क्या? नहीं जीतते। अगर विरोधी पार्टियां अक्षम है, इसलिए आप और हम जैसे लोगों पर ज्यादा जिम्मेवारी है कि हम लोगों को जागरूक करें। पॉलिटिकल एजुकेशन देने की जिम्मेवारी हम पर ज्यादा है और उस तरीके से हमको आगे आना चाहिए। हम लोगों को लाइट माइंडेड लोगों को सामने बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देश लाइट माइंडेड देश है। ये बुद्ध का, महावीर का और गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है, हथियारों का देश नहीं होता है। हथियारों का जहां देश हो जाता है वहां तालिबान बैठते हैं, वहां फिर ये संगी बैठते हैं, मुसंगी बैठते हैं, भूसंगी बैठते हैं और ये लोग मात्र शोषण करते हैं, क्योंकि धर्म समझाते हैं, जाति समझाते हैं, भाषा समझाते हैं और जो भावनिक राजनीति करते हैं वो धर्म का धंधा करते हैं, जाति का भी धंधा ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आखिर में अगर कुछ और भी आप कहना चाहते हो, लोगों को कोई मशवरा देना चाहते हो, वो जरा बता दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर और बहुत ज्यादा लंबी हम बात नहीं कर सकते, 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर ली। मैं बात पूरी कर लेता हूं कि हमको ध्यान देना पड़ेगा, देश का हैप्पी इंडेक्स में 136वां नंबर हो गया है। हम अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर है। अफगानिस्तान 146वें नंबर पर है, हमसे 136वें नंबर थे। मतलब अब हमारे नीचे कौन है ये हम देख लो। हमारे नीचे है नेपाल 84वें नंबर पर, बांग्लादेश 94वें नंबर पर, पाकिस्तान 121वें नंबर पर, श्रीलंका 127वें नंबर पर। इसके तरफ देखना नहीं है सर हमको देखना है अफगानिस्तान के तरफ जो 146वां नंबर पर है। हम भूखमरी में 101वें नंबर पर पहुंच गए। हम इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र जनता, स्वतंत्र मिनिस्ट्री और आरटीआई को स्वतंत्रता पर 119वें नंबर पर पहुंच गए। तो हमें घृणा और आक्रोश पैदा करना है जनता में। जो आक्रोश आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा कि एक आदमी मार दिया तो हमने 8 आदमी जला दिए, ये आक्रोश जनता में पैदा होना है। ये आक्रोश व्यवस्था के विरोध में नहीं, जनता के विरोध में, जातियों के विरोध में, धार्मिकता में कैसे चला जाए, क्योंकि शोषण तो सबका हो रहा है, पैसे तो सबको कंगाली में जा रहे हैं, सबको भूखमरी सता रही है, भविष्य की चिंता सता रही है। मगर ये इसके चिंता के विरोध में सरकार से संघर्ष करने की जगह हम हिंदू मुसलमान में संघर्ष कर रहे, हम दलित सवर्णों में संघर्ष कर रहे, हम पार्टियों के कार्यकर्ताओं में संघर्ष कर रहे। तो ये समझने की जरूरत है कि सरकार बरगला रही है, क्या हमको बरगलाना है, बरगलाने जाना है, या हमको हमारे मूल उद्देश्यों पर चर्चा करनी है। रोजी रोटी पर हमें टिके रहना है, शिक्षा स्वास्थ्य पर टिके रहना है, हमारी मूलभूत जरूरतों पर टिका रहना है, या भावनिक मुद्दों पर इनके हाथ में खेलना है, ये तय करना जनता को पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपसे जब भी बात करते हैं आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और आपने ये भी कहा कि सरकार विरोध को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो विरोधियों को बिल्कुल कुचल देना चाहती है। वो अलग अलग तरीके से बहुत से उनके एक्शन से भी सामने वाकयात आ रहे हैं, हकीकत सामने आ रही है। हमें आपको सभी को, देश के लोगों को इस पर चिंतन करना है, गौर करना है कि आखिर देश किधर जा रहा है और इसको अगर कोई सही दिशा दी जा सकती है तो कैसे दी जा सकती है, ये सभी की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।